गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो अभी तक किया वो था मदर ऑफ 1084 की बैकग्राउंड क्या रही है, मदर ऑफ 1084 के टाइटल का मीनिंग क्या है, या मदर ऑफ 1084 के जो राइटर के बारे में और मदर ऑफ 1084 का जो सारा बेस रहा है, नक्सलाइट मूवमेंट्स और कैरेक्टर्स हमने पिछले लेक्चर में किए हैं। तो अब हम इसकी समरी शुरू करने जा रहे हैं। मदर ऑफ 1084 की जो 1997 में जो है ट्रांसलेशन जिसकी की गई थी, बंगाली ये प्ले था। मैंने आपको पहले भी बताया 1084 माह, और जिसमें उसने महाश्वेता देवी ने इलस्ट्रेट किया है, प्रेजेंट किया है जो मार्जिनलाइज कैटेगरी होती है। मार्जिन मतलब वो लोग जिन्हें एक मार्जिन के अंदर रहना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो लोअर क्लासेस लोग आ जाते हैं, इसमें फीमेल्स आ जाती हैं, क्योंकि उनके रहने की एक बाउंड्री जो है वो निर्धारित की जाती है। तो ऐसे लोगों को इसने हाईलाइट किया है महाश्वेता देवी ने अपने इस नावल के जरिए, मदर ऑफ 1084, नेग्लेक्टेड एंड सप्रेस्ड प्लाइट ऑफ वुमेन। तो औरतों को जो नेग्लेक्ट किया जाता है पैट्रियार्क सोसाइटी में, जितना भी फीमेल डोमिनेट सोसाइटी होता है, इसमें फीमेल्स को आवाज़ उठाने का हक नहीं दिया जाता। तो उन्हें बहुत बार नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उन्हें दबा दिया जाता है उनकी आवाज़ को। तो इन सारी चीज़ों को मदर ऑफ 1084 में महाश्वेता देवी ने सुजाता के कैरेक्टर के थ्रू प्रेजेंट किया है कि किस तरह सुजाता चटर्जी, चाहे वो एक एजुकेटेड फीमेल है, बट फिर भी उसकी आवाज़ को कैसे दबाया जाता है उसके हस्बैंड के ज़रिए। और ये जो सुजाता चटर्जी है, हमने कल भी पढ़ा था कि इस नॉवल का जो प्रोटैगनिस्ट है बराती, ठीक है, बराती चटर्जी, ठीक है, उसकी मदर होती है। और ये बराती चटर्जी ने कमिटमेंट किया होता है, रेवोल्यूशनरी और कम्युनिस्ट नेक्सलाइट मूवमेंट जो है इसने ज्वाइन किया है। ये नेक्सलाइट मूवमेंट क्या था, ये पिछले लेक्चर्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेक्सलाइट मूवमेंट के अकॉर्डिंग 1960s 1970s में वेस्ट बंगाल में एक ऐसा मूवमेंट आया था जिसमें यंग जनरेशन जो है वो वहाँ के जो हम कह सकते हैं ना कि वहाँ का जो रूलिंग सिस्टम था उसके खिलाफ हो गई थी, उनसे सेटिस्फाई नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया था, इस तरह से मतलब एक मूवमेंट जो है उसका वो पार्टिसिपेट उसमें किया था, उसे हम नेक्सलाइट मूवमेंट कहते हैं, जिसके कारण हमारे जो यंग जनरेशन है उसको काफ़ी नुकसान हुआ था। हमारे जो 18 से 40 साल के जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों का जो नाम निशान है वो मिट गया था, और उनमें एक बाराती भी था। और बाराती जो है रैबल करता है और रूथलेस किलिंग उसकी हो जाती है, उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है पुलिस के द्वारा एक एनकाउंटर में। और ये जो प्ले है मदर ऑफ 1084, ये जो प्ले है मदर ऑफ 1084, इसमें सुजाता चटर्जी जो है एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल अपर मिडिल क्लास लेडी होती है जो एजुकेटेड भी होती है। तो एक सुबह जब वो उठती है तो एक बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज़ उसे सुनने को मिलती है कि उसका जो सबसे छोटा बेटा है और जो उसका सबसे फेवरेट सन है बराती, वो पुलिस शामनी में, पुलिस मॉर्ग में डेड पड़ा है, और उसे लाश नंबर 1084 जो है दे दिया गया है। और इस तरह से उसे उनके घर मैसेज आता है कि वो आकर अपनी डेड बॉडी को पहचान कर ले जाएं। तो यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि इसके जो फादर होते हैं बराती के, सुजाता चटर्जी के हस्बैंड दिव्यानाथ चटर्जी, ये नहीं चाहते कि सुजाता जो है वो अब वहाँ पे जाए और इनका जो इनके बेटे की जो लाश है उसे पहचाने। तो दिव्यानाथ चटर्जी को जो चीज़ उनके बेटे की डेथ से ज़्यादा परेशान करती है वो ये होती है मुझे कि वो नहीं चाहते कि उनका नाम जो है बराती के नाम के साथ जोड़ा जाए। तो उन्हें इस बात की टेंशन होती है कि कहीं न्यूज़पेपर में तो उनका नाम बराती के नाम के साथ नहीं है। तो वो अपनी वाइफ से भी यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो बराती के डेड बॉडी की पहचान करने के लिए ना जाए। और यहाँ पे
उनकी आवाज़ को फिर से यहाँ पे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है फिर से दिखाया जाता है कि किस तरह से एक मदर को उसके हस्बैंड के द्वारा थोड़ा सा पिछाड़ा जाता है, उसे उस पर बाउंडेशंस लगाई जाती हैं। तो देखते हैं कि आगे स्टोरी में होता क्या है। अब उसकी डेथ के बाद ये जो नॉवल है रजी, ये उसके बराती के डेथ के 2 साल तक जो स्टोरी है वो चलती है। और इस स्टोरी के दौरान हमारी जो सुजाता है वो हर बार कोशिश करती है कि अपने बेटे के रेवोल्यूशनरी जो उसका एक्टिविज़म था उसे समझने की कोशिश करे कि क्यों वो इतना मतलब रेवोल्यूशनरी हुआ, क्यों वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ गया, क्यों उसकी मतलब क्यों उसे ये दिन देखना पड़ा कि उसकी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया था। क्या विचार थे उसके, क्या सोचता था वो, और क्या चीज़ ऐसी थी जिसने उसे नक्सलाइट मूवमेंट अपनाने के लिए मजबूर किया। तो सुजाता जो है इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहती है। तो जैसे ही वो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती रहती है तो उसे पता चल जाता है कि वो मतलब अभी भी एक ऐसी सोसाइटी में रह रही है जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। सोसाइटी एक हिपोक्रिटिकल सोसाइटी है जो दिखने में कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ और होती है। और ये सारी जो स्टोरी है ये सुजाता के सराउंडिंग इस तरह से घूमती रहती है क्योंकि एक सुजाता ही है जो अपने बेटे की मर्डर के बाद, उसकी डेथ के बाद उसकी मतलब सारी थिंकिंग को एक्सप्लोर करती है, उसके सारे एक्टिविज़म को छानना चाहती है। तो सुजाता जो थी ये भद्रलोक एक कलकत्ता में फैमिली थी, भद्रलोक कास्ट से बिलोंग करती थी और मिडल एज्ड वुमेन थी। सुजाता का जो जन्म था ये एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में हुआ था, हम कह सकते हैं कि रूढ़िवादी सोसाइटी में। लेकिन फिर भी उसे एडवाइस किया गया था कि वो ग्रेजुएशन जो है अपनी कंप्लीट कर लें ताकि जो उसकी शादी है वो अच्छे घर में हो सके। और अल्टीमेटली उसकी जो शादी है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं दिव्यानाथ चटर्जी उनके साथ कर दी जाती है। और अपनी शादी के बाद तक 34 साल की मतलब उनका मैरिटल रिलेशन दिखाया गया है दिव्यानाथ चटर्जी और सुजाता चटर्जी का। इनके 4 बच्चे थे अजय, हमने कल भी डिस्कस किया था। 2 बेटे थे ज्योति एंड बराती और 2 बेटियां थी निपा एंड तुली। जब नॉवल शुरू होता है तो उसमें ये दिखाया गया है, मतलब नॉवल शुरू होने से पहले 2 बच्चे जो इनके हैं वो मैरिड हैं। ज्योति इनका जो बेटा है उसकी शादी बीना से हुई है और निपा इनकी जो बेटी है उसकी शादी अमृत से हुई है। बराती और तुली अभी तक जो है वो अनमैरिड हैं। तो अगर हम देखें संसार की नज़र से तो ये होता है कि ये जो फैमिली है ये एक बड़ी ही हैप्पी फैमिली है, वेल सेटल्ड लाइफ जो है ये वो स्पेंड कर रहे हैं। फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 4 बेटे हैं और 4 बच्चे हैं और चारों ही बहुत खुश हैं। तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये एक हैप्पी मैरिड फैमिली है। और इनका जो फैमिलियल रिलेशन दिखाया गया है दैट इज़ ऑल्सो हेल्दी एंड हैप्पी वन। पर सुजाता को अचानक जब उसके बेटे की डेथ की न्यूज़ आती है तो बहुत सारी डिस्कवरी के साथ सुजाता को ये भी पता चलता है कि उसकी जो हैप्पीनेस है ये एक सुपरफिशियल ही थी, दैट वाज नॉट अ ओरिजिनल वन, कि ओरिजिनली शी वाज नॉट हैप्पी। देखो रहते कोई तो कारण नहीं होंगे ना, कोई तो अनहैप्पीनेस का कोई तो ऐसा पार्ट रहा होगा ना जो अनहैप्पी होगा और जिसकी वजह से उसका फेवरेट सन जो है बराती उसे नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो ज्वाइन करना पड़ता है। दैट इज़ तो अगर उसने नक्सलाइट मूवमेंट जब ज्वाइन नहीं किया था तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट असर करता है। कोई आपको एक दिन में नहीं बनाता, आप अपने पूरी ज़िंदगी का प्रोडक्ट होते हो। और अगर उसने मान लो कि किसी भी एज में 18 या 19 या कोई भी एज में अगर उसने नक्सलाइट मूवमेंट जो है उसे ज्वाइन किया होगा तो मतलब बचपन से वो चीज़ें जो हैं उसके अंदर दबी पड़ी होंगी। तो मतलब उसका जो वहम होता है कि मेरी फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी वो उसका ख़त्म हो जाता है और उसे ये कंफर्म हो जाता है और उसे ये मतलब वो ये सोचती है तो वो ये डिस्कवरी करती है कि उसकी जो हैप्पीनेस है ये सिर्फ
सुपरफिशियल थी। और इसके साथ वो बहुत सारी डिस्कवरीज, तो ये जो नॉवल है हमारा, हमने देखा है कि उसकी डेथ के दिन से शुरू होता है और 2 साल तक चलता है। तो सुजाता जो है अलग अलग तरह की बहुत सारी डिस्कवरीज जो है करती है। और उसका ये जो बेटा था ना बराती, उसका सबसे छोटा बेटा, इसके साथ उसकी एक स्पेशल रिलेशनशिप थी। ये उसके तीन चारों बच्चों में से उसका फेवरेट हुआ करता था। और उसकी मतलब वो हर चीज़ को डिस्कवर करना चाहती थी। उसकी थिंकिंग कैसी थी, वो सोचता कैसे था, कैसे लोगों से मिलता था, किस तरह से वो नैक्सलाइट मूवमेंट जो है ज्वाइन किया, और क्या कारण बना कि उसका एनकाउंटर हो गया, ये सारी चीज़ें। तो उदाहरण के तौर पे जब वो डिस्कवरी कर रही थी, शी डिस्कवर दैट ऑल हर 34 years ऑफ मैरिड लाइफ शी हैज़ बिन लिविंग अ लाइफ। वो एक छोटी ज़िंदगी जो है वो जीती रही है अपनी शादी के 34 सालों तक। अदर हस्बैंड जो है वो एक फ्लैन माने जाते हैं और हमेशा जो है उसे चीट करते हैं। और जब बराती 3 साल का होता है तो सुजाता हम देखते हैं कि उसे एक बैंक में जॉब करनी पड़ती है। उसके फादर को ये लगता है, दिव्यनाथ चटर्जी को ये लगता है, सुजाता के हस्बैंड को, कि उनकी जो फैमिली का बोझ है वो अब नहीं उठा पाते। मतलब उनका ये जो टाइट है इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस का, वो काफ़ी हावी हो चुका है। तो वो उन्हें कंपेल करते हैं उसे कि उसे एक जॉब कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे सुजाता जो है वो जॉब शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही उनका ये क्राइसिस इकोनॉमिकल ख़त्म हो जाता है, तब वो ये चाहते हैं कि अब ये सुजाता अब जॉब छोड़ दे। तो बेटा ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का ही एक पार्ट है कि जब चाहा अपनी वाइफ को बोल दिया कि यू शुड डू ए जॉब, और जब देखा कि अब सब कुछ सही है तो उसे कह दिया यू शुड रिफ्यूज़, मतलब यू शुड लीव द जॉब। दो शी रिफ्यूज, चाहे वो मना कर देती है। बट दैट इज़ द पार्ट ऑफ मेल पैट्रियार्क सोसाइटी कि वीमेन को ही हमेशा सब्जुगेटेड किया जाता है, वीमेन को ही हमेशा दबाया जाता है, उनके ऊपर ही अपनी जजमेंट जो है वो थोपी जाती है। सो बाद में सुजाता ये डिस्कवर करती है कि उसके जो बच्चे हैं ना वो भी सेम ही लाइफ जी रहे थे। मतलब वही वो झूठी वाली लाइफ, झूठी खुशियों वाली लाइफ जो है जी रहे थे। और अगर उनमें से कुछ कोई डिफरेंट था, सुजाता उसकी पूरी फैमिली में से अगर कोई डिफरेंट था जो एक ट्रुथफुल लाइफ जी रहा था, और वो था बराती। और सडनली रेबिलियस फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड, और वो अपने बचपन से ही, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर वो रेबिलियस हुआ है, अगर उसने नक्सलाइट मूवमेंट जो है ज्वाइन किया है, ये एक सिंगल डे का डिसीज़न नहीं होता। ये आपके हर दिन का, हर दिन हर एक्टिविटी का आपके मन पे जो असर होता है वो चीज़ें आपको आगे लेके जाती हैं। और बराती जो है बचपन से ही ऐसा था, और जो ही हैज़ मेड नो सीक्रेट ऑफ हिज डिसरिगार्ड। तो बराती जो है अपनी किसी भी तरह का सीक्रेट नहीं रखता, चाहे वो उसकी नफ़रत है, चाहे उसका डिसरिगार्ड है, चाहे कोई फैमिलियल पारिवारिक कोड है या कोई वैल्यू सिस्टम है। तो जिस चीज़ को अपोज वो करता था, जिस चीज़ के खिलाफ वो जाता था, वो ओपनली जाता था। तो इसीलिए वो कहती है कि हम सब में से अगर कोई डिफरेंट था तो वो बराती था। और इस तरह से बराती जो है, अगर हम उसकी बात करें तो वेस्ट बंगाल की स्टेट में जो 1960 से 1970 तक मूवमेंट चला था, नक्सलाइट मूवमेंट, उसका वो हिस्सा बन जाता है। उसे वो मतलब ज्वाइन कर लेता है, जो उसके डेथ का कारण भी बनता है आगे चल के। और उसके इस मिशन का, बराती के इस मिशन का सुजाता को पता ही नहीं होता, और वो इस मिशन में, इस मूवमेंट में उसे जाने से रोक भी नहीं पाती, बिकॉज शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट हिज सन हु इज़ गोइंग टू जॉइन नक्सलाइट मूवमेंट। तो अपनी स्ट्रगल के पीरियड के दौरान जब वो नक्सलाइट मूवमेंट में था बराती, तो वो एक यंग गर्ल से मिलता है जिसका नाम नंदिनी होता है। तो नंदिनी मित्रा है इसका पूरा नाम। कल भी हमने पढ़ा था कि नंदिनी मित्रा से बराती
जो मुलाकात होती है एंड हु इज कंसिडर्ड हर गर्लफ्रेंड, और वो जो अपने व्यूज़ हैं, अपना जो विज़न है कंट्री को लेकर, बंगाल को लेकर, अपने लोगों को लेकर, एक नए संसार का, वो नंदिनी के साथ वो शेयर करता है। और लेकिन उसका एक कॉमरेड जो है, नक्सलाइट मूवमेंट का एक कॉमरेड होता है, वो उसे धोखा दे देता है। यहाँ पे बाराती के नक्सलाइट मूवमेंट का एक कॉमरेड होता है जो उसे धोखा दे देता है। इसकी वजह से बाराती और उसके 3 और साथी सोमू, पार्थ, लल्टू, इन सब का पुलिस जो है बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देती है एनकाउंटर में। और अब उसे इनह्यूमनली, मतलब विदाउट ह्यूमन फीलिंग्स वी कैन से, कि उसे एक लाश नंबर 1084 के नाम से जाना जाता है, उसे बुलाया जाता है। I hope you understand this part of the story. We'll do the next tomorrow. Thank you and have a nice day.